ममता बनर्जी ने खुद की तुलना घायल टाइगर से की है और सीधे मोदी शाह को चुनौती दी है। ममता ने यह भी कहा है कि जब जब उनके ऊपर अटैक हुआ वो बेहद मजबूत होकर सामने आई हैं। दूसरी तरफ ईडी है जो इस बात पर कायम है कि उसके एक्शन का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी उसे सियासी फायदे के लिए राजनीति में घसीट रही है। मामला कोर्ट में गया, आज सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट रूम में भारी भीड़ की वजह से सुनवाई टल गई। ईडी एक्शन के खिलाफ आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो आज हुए मार्च की हैं। इस मार्च के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें जेल में डालने की कोशिश हुई तो वो सबको जेल में डाल देंगी। कोलकाता में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी तो दिल्ली में ममता बनर्जी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जो हुआ वो आपके सामने है। महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन समेत तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कर्तव्य भवन का मेन गेट घेरने की कोशिश की। इस दौरान ईडी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल भी सांसदों ने किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसदों से वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं होने पर पुलिस तृणमूल कांग्रेस सांसदों को जबरन उठाकर पार्लियामेंट थाने में ले गई। इस सारे हंगामे की वजह कल कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के दफ्तर में ईडी की हुई छापेमारी है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ममता की तरफ से डबल एफआईआर की गई है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर 14 जनवरी को अब सुनवाई होगी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में कहा गया है ईडी के कल के एक्शन को गैर कानूनी घोषित किया जाए और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस लौटाए जाए। दूसरी तरफ ईडी का आरोप है कि डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जबरन चोरी की गई है, सबूत चुराए गए हैं और ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से रोका और कैद किया गया। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि बीजेपी ममता को अरेस्ट करने की मांग कर रही है और ममता कह रही है कि उन्हें अरेस्ट किया तो सबको जेल भेज दूंगी। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, ममता या ईडी, जेल जाने वाली करतूत किसने की है? यही है आज सवाल पब्लिक का। कल से पूरे देश के मन में सवाल यह चल रहा है कि ममता जो हरी फाइल ले गई उसमें आखिर है क्या? मामला कोयला घोटाले की जांच को लेकर था तो फिर क्यों ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई? सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट में ईडी ने जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि पूरा मामला आईपैक कोलकाता टू गोवा और हवाला रैकेट के संबंध को लेकर है। कोयला घोटाले में ईडी की जांच में लगभग 20 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 2018 से 22 के बीच हवाला के जरिए करीब 20 करोड़ रुपए कोलकाता से गोवा भेजे गए। मैं ये साफ कर दूं कि ये बातें सूत्रों के तहत की गई हैं। अभी इसकी पुष्टि कोर्ट में किसी एविडेंस के तौर पर नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इसी तरह की सच्चाई उजागर होने के डर से ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। सुनिए आज कोलकाता में मार्च के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा। लज्जा करे ना कान काटा दुकान काटार दल, जुमला पार्टी, झमेलार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, अत्याचारी पार्टी, अनाचारी पार्टी, दुराहारी पार्टी, दुराचारी पार्टी, व्यभिचारी पार्टी, स्वैराचारी पार्टी। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেব। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর।
मैंने पहले भी आपको बताया कि ममता बनर्जी आज खुद कोलकाता में सड़क पर उतरी तो उनके सांसदों ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया। गृह मंत्रालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान क्या क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। Shame, Amit Shah, shame. This is how they're treating us. Ma'am, you are being taken away. ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में, बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you have to say? You are seeing what is happening with Amit Shah, Delhi police. আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম, এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলার লোক, ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सरकारी काम में हस्तक्षेप करने पर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान समेत पूरा मोदी विरोधी इंडिया ब्लॉक ईडी एक्शन के विरोध पे उतरा हुआ है। किसी ने ईडी को प्रधानमंत्री मोदी की कठपुतली बताया तो किसी ने कहा कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को अपनी प्राइवेट आर्मी जैसा बना लिया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। कौन सा न्याय है, अन्याय है जो विपक्ष में है उन पे ये एक्शन ली जाती है, और जो उनके साथ है उनको तो 100 खून माफ है। ईडी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ईडी मोदी जी की कठपुतली है और वो बार बार जब ऐसे काम करते हैं तो अपना डर, अपनी बौखलाहट दिखाते हैं। जो चाल चरित्र चेहरा हो गया है जांच एजेंसियों का, ये अब जनता भी सब देख रही है। ममता दीदी मजबूती से वहां लड़ रही हैं और जवाब दे रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ममता बनर्जी पर हमलावर है। बतौर सीएम ममता बनर्जी को सरकारी काम में हस्तक्षेप को बीजेपी लोकतंत्र को तार तार करने जैसा बता रही है। आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। I think people will lose respect for her completely. I don't want to comment more, but it is a sad thing if a serving CM goes, hijack files, kidnap people. I think this is too much. किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में अगर स्वयं अपनी इस तरह की हल्की हरकत करते तो मैं समझता अच्छा नहीं है। ममता और बीजेपी की लड़ाई कितनी तीखी होती जा रही है, उसके लिए कुछ और चीजें समझिए। यूपी में महाकुंभ को ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेले में आग लगने पर बीजेपी उनसे पूछ रही है कि अब वो क्यों चुप हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिसके बाद गवर्नर बोस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं ईडी के एक्शन और ममता बनर्जी के रिएक्शन पर राज्यपाल आनंद बोस ने क्या कहा, खुद सुनिए। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल,
सवाल नंबर 1, ईडी छापेमारी पर दिल्ली तक बंगाल का दंगल, ममता सही या मोदी शाह? सवाल नंबर 2, क्या सच में 20 करोड़ रुपए के हवाला लेन देन का भांडाफोड़ होने के डर से बंगाल में फाइल की लूट हुई? सवाल नंबर 3, कोर्ट में दोनों पक्ष की याचिका, जेल जाने वाला काम किसने किया, ममता बनर्जी या ईडी अधिकारियों ने? और सवाल नंबर 4, ईडी एक्शन पर ममता के साथ एकजुट इंडी गठबंधन मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी सियासी चुनौती? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, अब्बास हैदर राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, संजय झा कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निवान शर्मा स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑथर साइंटिस्ट विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज मैं पूछना चाहती हूँ राधिका खेड़ा जी आपसे, ये मामला कहां तक जाएगा? एक तरफ ईडी पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी बीजेपी की प्राइवेट आर्मी बन गई है, जहां भी चुनाव होता है वहां चली जाती है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है अगर उन्हें जेल भेजने की कोशिश हुई तो वो सबको जेल में डाल देंगी। ये हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है? सभी को नमस्कार। नाविका जी, इस समय तो प्राइवेट एजेंसी कह ले क्या कह ले, बंगाल की पुलिस बन चुकी है ममता बनर्जी की। इतनी शर्मनाक बात है कि एक देश की, हमारे देश की एक कुछ समय पहले तक तो एक लौती मुख्यमंत्री थी महिला, वो देश के गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है, नॉटी नास्टी। भाषा शैली देखिए उन महिला की। और तो और एक देखिए, प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए जिस तरीके से हबड़ा तबड़ी में वो उतरी, वो सीन अभी भी मेरे आंखों के आगे रहता है। जिस तरीके से वो बौखलाई हुई, बाल बिखरे हुए पागलों की तरह गाड़ी में उतरती हुई जा रही है, ऑल फॉर एक प्राइवेट कंपनी। और कह रही है कि मेरी सारी लिस्ट उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था। मतलब तृणमूल कांग्रेस जो इतने सालों से सत्ता में है, इतनी बड़ी पार्टी, उनकी खुद की कैंडिडेट की लिस्ट एक प्राइवेट बिजनेसमैन के पास थी। मतलब वो अपने भतीजे को ट्रस्ट नहीं करती और किसी को अपनी पार्टी में ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन एक प्राइवेट बिजनेसमैन को ट्रस्ट करती है। मैंने तो आज तक किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं देखा। अगर कि आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो मेन 2-4 जनों के पास होती है जो पार्टी के हेड्स होते हैं। ऐसे कैसे आप किसी को भी उठा के दे देते हैं, वो किसी और को लीक कर दे, कुछ कर दे। मतलब आपको ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात है। अगर कोई पार्टी की हेड और इतनी बड़ी राधिका खेड़ा जी, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। मुझे ये सार्वजनिक तौर पर सबको पता है कि आईपैक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस की, ये कोई राज नहीं है। और जो स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है चुनाव का, उनके पास दस्तावेज कुछ पार्टी के स्ट्रैटेजी के हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते भी है। वो ऐसे तो कागज नहीं होते, क्योंकि लेकिन देखिए ना, अगर ऐसी भी स्ट्रैटेजी है, और ममता बनर्जी तो सब कुछ खुलेआम कर रही थी, 2 माइक लेके खड़ी थी, तो खोल के दिखा देती थी ये स्ट्रैटेजी के कागज है। एक आध लाइन तो दिखाई सकती थी कैमरा में, एक फोटो खींच के 2 लाइन की डाल देती। उसी वक्त खड़े होके, उनके हाथ में एक फोन भी था, 2 माइक लेके चलती है कॉर्डलेस, 2 लाइन दिखा देती, बाकी नीचे कागज से छुपा देती, देखिए मेरे स्ट्रैटेजी के कागज हैं। जब इतने नौटंकी कर ही रही थी तो ये भी कर देती। लेकिन नहीं, एक्चुअल बात तो ये है कि बचाने गई थी एक प्राइवेट इंडिविजुअल को, जिनके पास उनका सारा काला धन का पैसा है। बात तो असली ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए हाहाकार मचा, वरना देश के गृह। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगी नाविका जी, अब देखिए ना किस तरीके से बौखलाहट थी, उनके बाल बिखर रहे थे, चिल्ला रही थी। अब अपने पुलिस वालों से जिस तरीके से वो ईडी के अफसरों को धमका रही है, क्या कभी हमने अनेकों डिबेट करी है नाविका जी, क्या कभी आपने इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, कभी आपने ऐसी कोई महिला मुख्यमंत्री देखी है जो बलात्कारियों के आगे आके ढाल बन के खड़ी हो जाती है, लेकिन कभी बेटियों के लिए नहीं खड़ी हुई? ऐसे भ्रष्टाचारियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है, लेकिन जो ढंग के लोग हैं, हिंदू वहां पे मारे जाते हैं, जिनको पलायन करना पड़ता है, उनके लिए नहीं खड़ी होती। संदेश खाली हो गया, ईडी के अफसरों को रेप के केस लगा दिए, लेकिन क्या वो डॉक्टर बेटी के परिवार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी जब वहां पे ड्रामा? आपकी चार्जशीट लंबी है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब दीजिए। बहुत से सवाल उठाए हैं राधिका खेड़ा जी ने, आप जवाब दें।
देखिए जवाब ऐसा है कि देखिए सबसे पहले जब ईडी की रेड होती है सुबह 6:20 पर ममता बनर्जी को जब पता चला 11:15 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया। उन्होंने आज सब स्पष्टीकरण दिया है अपने भाषण के अंदर में, और BLA 2 और BLA 1 जो थे हमारी पार्टी के, उन सब की डिटेल्स वहां थी। आईपैक आपको पता है एक स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके पास थी। और वो जब प्रतीक जैन ने फोन नहीं उठाया तब दीदी गई है, और उन्होंने अपनी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के, और नॉट एज द चीफ मिनिस्टर, शी इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन की हैसियत से अगर तृणमूल कांग्रेस की रक्षा वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? राधिका खेड़ा जी करेगी क्या? इसलिए इस तरह से देखिए ईडी कैसे काम कर रही है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखिए पश्चिम बंगाल के पहले प्रताप सैनिक बोल करके शिवसेना के नेता थे। 2020 में उनकी ईडी की रेड होती है, अभी वो एनडी में है। नारायण राणे, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, यहाँ उनके यहाँ घालमेल होती है। मैं नाम बता रहा हूं, अभी भाजपा में है। नवीन जिंदल जो कोल घोटाले का सबसे बड़ा मुख्य आरोपी, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई सब किया उन्होंने 2022 में, मगर लोकसभा का टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। प्रफुल्ल पटेल एनसीएफ पे, जिनके ऊपर एयरमैन इंडिया मर्जर को लेकर के बहुत बड़ी ईडी की जांच हुई, मगर अभी वो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में। शुभेंदु अधिकारी, जिनको टीवी चैनल में लाखों रुपया लेते हुए दिखाया, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो खुद चोर है, जो शारदा आरोप इस देश का सबसे बड़ा आरोपी, जिसको प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का चोर कहा, उसका नाम अजीत पवार, वो खुद टीवी में आकर के बोलता है ये लोग मुझे क्या बोलते थे। अभी देखिए देश में जो स्थिति है, ये प्रधानमंत्री की जो निष्पक्षता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को हमको कैसे चलाना है। गृह मंत्री, आपने अभी सवाल किया कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ईडी आती है और धरना देने आपके मंत्री नेता चले गए होम मिनिस्ट्री के घर में। तो होम मिनिस्ट्री का काम है गृह मंत्रालय में जितना भी रीजनल पार्टीज या रीजनल गवर्नमेंट्स है, उन रीजनल फोर्सेस को समन्वय बनाना, ना कि उनको तोड़ करके, उनके नेताओं को तोड़ के छोटी छोटी घटना। लेकिन पुरोहित, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरा सवाल आपसे नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूं कि आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ, ममता बनर्जी ने बाहर आके कहा कि मैं एक घायल शेरनी हूं, और घायल शेरनी जो होती है वो हेल्दी शेरनी से ज्यादा होती है। अब ये देश की स्टेट की मुख्यमंत्री बोल रही थी या तृणमूल कांग्रेस की लीडर बोल रही थी, ये एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी जो महिला है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो किसको धमकी दे रही थी? जवाब देता हूं, ये बता रहा हूं, बहुत अच्छा। देखिए देखो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने बहुत अच्छी छोटी सी 2 लाइन लिखी है। आमरा अपमान सोइबो ना, आमरा अपमान सोइबो ना, भीरुर मुतो रोइबो ना, मतलब भीरुर मतलब डरपोक की तरह नहीं रहेंगे। तुम्हार भय नई मा, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। তোমরা যদি আমাদেরকে আঘাত করবে, আমরা তোমাদেরকে অপ্রতিঘাत করব। अगर आप मुझे मारेंगे और मैं चुपचाप सह लूंगा, ये बंगाल की धरती है, ये खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। ये झुकने वाले लोगों की देखिए पश्चिम बंगाल के साथ राधिका खेड़ा व्यवहार किया जा रहा है। एन आई फॉर एन आई हो गया है। अगर आप एक आंख पे डालेंगी तो वो आपकी आंखें निकाल देंगे और पूरा देश अंधों की तरह घूमेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, हम सब नेत्रहीन होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ घायल शेरनी है और दूसरी तरफ बदला है। हम कहाँ जा रहे हैं? नाविका जी, घायल शेरनी को तो बिल्कुल तरीके से खत्म बंगाल की जनता कर देगी, जिस तरीके से उन्होंने बेटियों को घायल किया और वहां के लोगों को। मैं आपके बीच में नहीं बोली। देखिए अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ये चिल्ला रहे, अरे आप चिल्लाइए मत, प्लीज कंट्रोल द डायरी ऑफ माउथ, कंट्रोल। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा, नाविका जी। गुजरात के जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनपे एसआईटी इंक्वायरी हुई, उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन करी। गृह मंत्री उस समय जब उनके ऊपर केस हुए, सीबीआई इंक्वायरी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, इतना बौखला क्यों रहे? मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए बात को। जब गृह मंत्री पे इंक्वायरी हुई, वो अरेस्ट हुए, सीबीआई इंक्वायरी, उन्होंने हर इंक्वायरी ज्वाइन करी। उन्होंने तो ऐसे बिहेव नहीं किया। उन्होंने क्या किसी को रोका? क्या गुजरात में कोई इन्वेस्टिगेशन होने से रोकी गई? हमारे देश के गृह मंत्री ने सब कुछ ज्वाइन करी, इंक्वायरी, जेल भी हुई उनको। इस तरीके की नौटंकी किसी ने नहीं की। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? पुरोहित
जी, मैं आपको काउंटर का पूरा समय दूंगी, एक एक करके बोलिए। जनता सुन तो ले आपको, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं फिर रिपीट करती हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। नहीं, समझ गए। पुरोहित जी, आप इस बात का जवाब दें। जब आरोप लगे थे मोदी एज मुख्यमंत्री पर और अमित शाह एज होम मिनिस्टर गुजरात पर, उन्होंने भी तो कानून का सामना किया और अपनी पूरी युद्ध को कोर्ट के थ्रू लड़ा। वो तो नहीं गए थे किसी को मारने पीटने, नाविका जी, वो तो नहीं गए थे। तो ये ममता बनर्जी संवैधानिक चीजों को कठपुतली नहीं, संविधान का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मॉनिटर करेंगे, कठपुतली बनाएंगे। ईडी सीबीआई को कठपुतली तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पीएमएलए के खिलाफ कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो गैर संवैधानिक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लोगों को सराहते हैं, 1000 केस में से 7 केस पर भी ये लोग कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। आप कैसे मिसयूज करते हैं इसके बारे में बात हो रही है, तकलीफ क्या बात होनी चाहिए। ये हथकंडा जो 4 साल, नाविका जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेड कहीं और नहीं, स्वयं ममता बनर्जी के घर में हुई है। अजित पवार को बचाते हैं, मुझे तो लगने लग गया कि स्वयं ममता बनर्जी पे रेड हुई है, बचाते हैं, कमाल है को बचाते हैं। तो अच्छा, पुरोहित जी, आपने अपनी बात रखी। अब मैं संजय झा, कांग्रेस के नेता से पूछना चाहती हूँ। एक मिनट पुरोहित जी, आप इतने आक्रोश में हैं, मैं मानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन डिबेट करें तो सबकी बात सुननी चाहिए। मैं संजय झा जी से पूछना चाहती हूँ। संजय झा, जब मोदी जी पर आरोप लगे थे या अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री पर आरोप लगे थे, तब सरकार यूपीए की थी, तो संवैधानिक संस्थाएं आपके अंडर थी, तो तब वो भी ये कह सकते थे कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो भी ऐसा कह सकते थे कि सीबीआई पूछेगी हम नहीं जवाब देंगे, कोई पूछ ले हम नहीं जवाब देंगे, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये बाद में कोर्ट ने भी कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, लेकिन उन्होंने कानून का पालन किया। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, कौन सही है कौन गलत है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि कानूनी कार्रवाई के दौरान या उससे पहले इस तरह से किसी मुख्यमंत्री का जाना और पब्लिक ऑफिसर्स को काम करने से रोकना, क्या ये सही है? ये सवाल आज पब्लिक का है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा नाविका जी की ममता बनर्जी का अपमान करना, उन पर हमेशा निशाना लगाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उनका एक रणनीति है। आपको याद होगा मोदी जी ने कितनी घटिया और घिनौनी तरीके से दीदी और दीदी कहा था, और बंगाल की आवाम ने अपने फैसला में उनको सबक सिखाया कि बंगाल में एक संस्कार है, एक संस्कृति है। और यदि आप इस तरीके के अभद्र सोच से आपको लगता है कि बंगाल के भावनाओं के साथ आप खेल सकेंगे, तो इस पर आप कामयाब नहीं होंगे। तो अभी तक लेकिन इतने बौखलाई हुई है बीजेपी कि सीख ही नहीं रही है। आपको मैं 2 चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, ईडी का दुरुपयोग जो किया गया है मोदी सरकार से, वो तो सार्वजनिक तरीके से सब लोग जानते हैं। अब ईडी का कन्विक्शन रेट 2% से कम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बीआर गवाई ने तो खुलेआम से कहा कि ईडी भैया तुम अपना काम करो, राजनीतिक महायुद्ध में क्यों भाजपा की तरफ से लड़ते हो। तो ये तो हाल है बीजेपी का। देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी सबसे डरपोक कायर पार्टी है देश का। देखिए, जो डरपोक होता है ना नविका जी, वही दूसरों के ऊपर अपने जो भी औजार है उसको दुरुपयोग करके उन पर हावी करने की अपने कोशिश करते हैं वो। अब ये सोच लीजिए, आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, कोल एलोकेशन, ठीक है आप छानबीन कीजिए, कोई उनको रोक तो नहीं रहा है। तो रोक ही तो रहा है। नहीं, मुद्दा तो यही है कि कोई रोक रहा है, छानबीन होने दीजिए। नहीं, ममता बनर्जी खुद गई, पुलिस के अफसर खुद गए, अब आनंद रंगनाथन, मुद्दा तो यही है कि अगर छानबीन होने देनी चाहिए तो होने देनी चाहिए। रोका क्यों, सवाल तो इसी बात का है। कोर्ट में मुद्दा जो है वो भी यही है कि किसी को इन्वेस्टिगेशन से आप रोक कैसे सकते हैं। सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2,
संजय झा जी खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है। अगर बीजेपी बौखलाई हुई है, बैकफुट पर है, तो पब्लिक हरा देगी। तो फैसला तो जनता को करना है, तो फैसला जनता कर देगी। आप क्यों बौखला रहे हैं? सवाल ये भी है कि नहीं है आनंद रंगनाथन जी? क्योंकि वो जी नमस्कार नाविका संजय जी, मैंने आपको उनको छीनने की कोशिश संजय जी, ये अनैतिक है। हाँ जी संजय, या थैंक यू नमस्कार नाविका जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको बताता हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हम रिपब्लिक से बनाना रिपब्लिक कब, कहां, कैसे बन गए। मुद्दा ये है, क्या इस देश में दो तरह के लोग हैं या उनपे दो तरह के लॉज लगते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं और आपसे पूछूंगा, अगर आप या मैं या जितने भी पैनलिस्ट हैं यहां पे, अगर एक एक्टिव क्राइम सीन है, इन्वेस्टिगेशन सीन है, उसमें आते हैं, कार से उतरते हैं, क्राइम सीन में घुसते हैं और एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस चुरा के ले जाते हैं, अगर हम ये करते, हम पे क्या होता? 1 घंटे के अंदर अंदर हम जेल में सड़ रहे होते, 50 FIR हो जाते। क्यों? क्योंकि ये करना एटलीस्ट half a dozen BNS के जो भारतीय न्याय संहिता के लॉज हैं और स्ट्रिक्चर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनका उल्लंघन है। सेक्शन 221, सेक्शन 238, सेक्शन 239, PMLA के सेक्शन 17, सबका उल्लंघन हुआ है। एक भी FIR हुआ ममता दी पर? नहीं हुआ। अभी वो खुद ही घूम रही है, अरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब यही है कि इस देश में या तो एक तरह के लोग हैं और 2 लॉज हैं, या 2 तरह के लोग हैं। अब आप ये तय करना है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि टाइमिंग क्या है, उनको शायद ये पता नहीं है कि 2 महीने पहले, इनफैक्ट नवंबर 21 से 23 के बीच में 50 लोकेशंस पे ईडी ने रेड करी थी झारखंड और बंगाल में, क्योंकि ये multi-thousand crore स्कैम है। हाई कोर्ट मैंडेटेड सर्चेज हो रही है। ये लोगों को कहना कि ये अब यहां पे सर्च की जा रही है। नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, संजय झा जी को मैं यहां पे करेक्ट कर दूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट उन केसेस पे जो कि जुडिशरी ने फाइनली तय कर दिया है, वन वे और अदर, एक्विटल या कन्विक्शन, 94% है। 5800। संजय जी, मैंने आनंद, ये फेक न्यूज़ है, आप सुनिए, झूठ मत बोलिए, आप जरा पढ़े लिखे आदमी हैं। संजय जी सुन लीजिए, मैं कंप्लीट पता चल जाएगा केसेस खुले हैं, दूध का दूध और पानी का पानी क्या होगा। आप देखिए, आप ये बौखलाना मत करिए, आपको पता नहीं। आप देखिए, सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं सच्चाई क्या है। अरे सुन लीजिए, नहीं, सच्चाई ये है कि कई केसेस अभी कोर्ट में लंबित है। आप उनके हिसाब से देखेंगे तो कन्विक्शन रेट लो नजर आएगी, लेकिन जो केस पूरे हो गए हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो हाई नजर आएगी। अब मैं फिनिश कर कोर्ट ने कहा है, नहीं सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, देखिए एक मिनट बात सुनिए, पढ़िए ना कन्विक्शन। संजय जी मुझे कंप्लीट नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5800 केसेस कोर्ट अभी देख रहा है, इसमें ईडी की क्या गलती है भाई? ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है। जो कोर्ट ने देख लिए हैं उसमें कन्विक्शन रेट जबरदस्ती राजनीतिक विरोध में पकड़ा है। बहुत गलत बात है संजय, ये बहुत गलत बात है। प्लीज भाई, तो जिनको पकड़ रहा है, ये मामला तो कोर्ट में ही तय हो सकता ना। यहाँ टीवी डिबेट पे नहीं होगा, सड़कों पे नहीं होगा, किसी की फाइल छीनने से नहीं होगा, किसी को जेल भेजने से नहीं होगा। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मूल सवाल यही है, क्या इस देश में 2 कानून है? क्या इस देश में हम जैसे आम इंसानों के लिए अलग कानून है और नेताओं के लिए अलग है? मेरे को ये बता दीजिए आज। नाविका जी, कानून तो एक ही है, लेकिन उसका पालन 2 प्रकार से होता है। विपक्ष के नेताओं के लिए उसका पालन दूसरे तरीके से होता है, सत्ता पक्ष के भाजपा के समर्थक लोगों के लिए दूसरे प्रकार से होता है। देखिए, 2 बातें बहुत साफ हैं इस डिबेट में। मैं तथ्यों पे बात करना चाहूंगा नाविका जी। देखिए, जहां तक जो संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने का काम कल भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसी है, इलेक्शन डायरेक्टरेट जिसे मैं कहूंगा, उसके द्वारा किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ममता जी ने बहुत सही काम किया। ममता जी के साथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी खड़ी है।
क्योंकि जब जब इलेक्शन आने लगता है इलेक्शन डायरेक्टोरेट एक्टिव हो जाती है। अभी आनंद जी कह रहे थे कि भाई 94% कन्विक्शन रेट है। साहब 8327 केसेस फाइल किए हैं ईडी ने पीएमएलए के अंडर। 2005 में पीएमएलए आया था, 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और सिर्फ 56 केस जो है संपन्न हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। यानी अगर आप आंकड़ा लगाए तो 0.7 या 0.6% के आसपास आएगा। आप देखिए निश्चित रूप से, देखिए अभी ईडी के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, उन्होंने बयान दिया, नहीं रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, राहुल नवीन ने बयान दिया कि भैया ईडी को जो बनाया गया था, ईडी का जो वास्तव में जो उसकी परिकल्पना थी, उसका विषय यह था कि जो साइबर फ्रॉड है, क्रिप्टो फ्रॉड है, जो टेरर फंडिंग है, उसको रोका जाए। पीएमएलए का मेन जो मोटिव था। लेकिन हुआ क्या, अंततोगत्वा सिर्फ पॉलिटिकल नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए हुआ इसका इस्तेमाल। और ये ईडी के डायरेक्टर ने भी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पॉलिटिकल केसेस को छोड़िए और बाकी केसेस को भी निपटाने का काम करिए। अरे आप उस कन्विक्शन अब वो छोड़ दीजिए। 356 केसेस में सिर्फ चार्जेस फ्रेम हुए, 356 केसेस। और जो मैं 8327 केस बता रहा हूं, आप पुराना डेटा बता रहे हैं आनंद जी, ये नवंबर 2025 तक का है। नवंबर 2025 तक 8327 केस फाइल हुए, 333 एक मामले। सुनिए, अरे सर सुन लीजिए अब्बास भाई, सुन लिया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अरे इसमें तलवारें लगी हैं, मुझे बोलना जरूरी है। आनंद भाई, चंद्रकांत पाटिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस को वोट किया तो ईडी की जांच करा दूंगा पेटीएम ट्रांजैक्शंस के। अरे साहब, ईडी को आप कह रहे हैं, अभी नाविका जी से कहते हैं ईडी, अगर ईडी का एक नोटिस आ जाए कि नाविका जी आप टाइम्स नाउ को आप फंडिंग जो है कहीं दाएं बाएं से हो रही है, आपके ऑफिस में रेड डालें, सीजर करें, सर्च करें, कहें कि भाई आपको सरकार के खिलाफ स्टोरी करने जा रही हैं, आप कहें कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से होगा, अगर जो एजेंसियां पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, अब्बास हैदर साहब, मेरे हिसाब से कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी देश जो बनाना रिपब्लिक नहीं है, वो अगर और मगर से तो चलता नहीं है। एक तरफ एजेंसियां हैं। अब्बास हैदर साहब, आराम से, मुझे मेरे शो में बोलने की इजाजत दे दें। मैं इजाजत चाह रही हूं आपसे, वेरी हम्बली आपसे इजाजत चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि देश अगर मगर से तो चलता नहीं है, देश चलता है कानून से। अब आपको लगता है ईडी का जो राइट है रेड करने का, वो गलत है, उसने गलत इस्तेमाल किया। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला आप नहीं कर सकते, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ करेगा। और तृणमूल कांग्रेस कोर्ट में गई है और वही सही रास्ता है। लेकिन उससे पहले, एक मिनट अब्बास हैदर, उससे पहले जाकर डराना, धमकाना, पुलिस लेकर चले जाना, सवाल सिर्फ उस बात का है। आपकी ऑपोजिशन पर कोई सवाल नहीं है। विरोधी पार्टियों का ये ऑपोजिशन है, ये मत है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है। दैट इज अ पॉलिटिकल बैटल, आप लड़िए उससे। लेकिन आप किसी का हाथ पकड़कर रोक सकते हैं क्या? और अगर ये कानून आपको इजाजत देता है तो मुझे क्यों नहीं देता? मेरे साथ बैठे हुए आम इंसानों को सड़कों पर क्यों नहीं देता? सवाल इस बात का है। और पब्लिक पूछ रही है, निवान शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पब्लिक का सवाल सीधा यही है। पब्लिक का कहना है, और ये सवाल संतोष मिश्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बातें सामने आ रही हैं, क्या तभी ममता बनर्जी फाइल लेकर भाग गई? अब परसेप्शन है, ये पब्लिक के लोग पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है। परसेप्शन, इस तरह करने से परसेप्शन पब्लिक में क्या जा रहा है? सौरभ सेन कोलकाता से पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने पहले सरकारी काम में बाधा डाली और अब पॉलिटिकल रंग देकर ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? दिवाकर चौधरी बागपत यूपी से कह रहे हैं, ममता बनर्जी खुद को घायल शेरनी बताकर क्या ईडी अधिकारियों को डरा धमका रही हैं? ये पब्लिक के सवाल है, जरा जवाब तो दीजिए। देखिए नाविका जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आप तो देखिए पूरे देश में जानी जाती हैं टफ क्वेश्चंस पूछने के लिए, डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए आप जानी जाती हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं आप। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन एजेंसीज का, हमने तो भुगता है। और मैं कुछ बस 5 लाइनें कहना चाहता हूं आपके शो पर। पहली चीज ये कि बीजेपी की जो एजेंसीज हैं वो केवल ऑपोजिशन पर क्यों रेड करती हैं? वो केवल तभी क्यों रेड करती हैं जिस स्टेट में चुनाव होने वाला होता है?
वो जो अपोजिशन के ऊपर रेड्स होती है, उनमें जो गिरफ्तारियां होती हैं, उनमें जो ट्रायल शुरू होता है, वो सालों सालों तक लटका क्यों रहता है? हजारों रेड्स हो जाती हैं, उनके अंदर कुछ मिलता क्यों नहीं है? और जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो 5% से लेस क्यों है? और जब नेता जिसके ऊपर केस चल रहा होता है, जो सालों सालों तक ट्रायल में लटका रहता है, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर केस बंद क्यों हो जाता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप देख लीजिएगा, अगर पूछना होगा तो आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी से इन सवालों का अगर हम पूछेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। वो हम पूछते रहेंगे, लेकिन हम पूछ तो सकते हैं। हम तो ये भी पूछेंगे कि दिल्ली के अंदर हमारे पे ईडी सीबीआई इतने सालों तक लगाई रखी, आज तक 1 रुपया मिला तो बताओ। आज इतने साल हो गए केस चलते हुए, हम तो ये भी पूछेंगे निवान शर्मा जी, आपके सवाल जायज है, राधिका खेड़ा जी जवाब देंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि रेड्स तो आपके समय आपके नेताओं पर भी हुई, केजरीवाल जी पर भी हुई, संजय सिंह जी पर भी हुई। उन्होंने जाकर ईडी अफसरों का से पेपर तो नहीं छीन लिए, वहां पर जाकर किसी ने कंप्यूटर तो नहीं उठा लिए। आपने कानूनी कार्रवाई की, आप प्रताड़ित हुए नहीं हुए, कोर्ट में प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये कोर्ट तय करेगा या राधिका खेड़ा जी जवाब देंगी, लेकिन आपने रोका नहीं, और यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर रोका गया है। सवाल इसीलिए इस बात का है, राजनीतिक लड़ाई, और आपके जो सवाल है उनका जवाब राधिका खेड़ा जी आप दीजिए। देखिए, ऐसा भी नहीं जी, ये बात कर रहे हैं कि इनके नेता सुन तो लीजिए जवाब, सवाल का जवाब तो सुनिए। केसेस झेलती रहे। निवान शर्मा जी, आपने सवाल उठाए 5 और मुझ पर तंज भी कसा। आपके सवालों को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर, नेशनल टेलीविजन पर एकदम पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं, और पब्लिकली जवाब देना राधिका खेड़ा का फर्ज है, इसलिए तंज कसना होना तो किसी और पर जाके कसिए। मैंने कोई तंज नहीं कसा, नहीं कसा। निवान जी चलिए, बहुत ही मासूम है, निवान जी ने कहा, बहुत मासूम है राधिका खेड़ा जी। नाविका जी, निवान जी ने कहा कि एक भी चीज प्रूव नहीं हुई है। केस किसने किया था इनके ऊपर? कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी स्वयं केस की करके आए थे, पीछे पड़े, अरे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, ये भ्रष्ट है। जैसे ही अरेस्ट करने पहुंचते हैं तो ड्रामा करते करते कांग्रेस के संदीप दीक्षित सबसे पहले इनके घर पहुंच गए। देखिए, फिर वहां पे ये लोग साठगांठ कर लेते हैं, और उसी आदमी को जिसको इन्होंने भ्रष्ट साबित करने के लिए पूरी मेहनत कर ली, उसको राहुल गांधी जाके लोकसभा में वोट डाल देते हैं। आप ही के साथियों ने करी, और यहाँ पे बार बार मैं आपके बीच में नहीं बोली, जिप इट, लर्न टू लिसन। दिल्ली की जनता आपको नहीं सुन रही है, यहाँ पे सुनने की ताकत रखिए। नाविका जी, बार बार ये बोला जा रहा है कि इतने लोगों पे केस हो गए, कन्विक्शन रेट ये है, तो यूपीए का जमाने की बात कर लेते हैं। मैं इनसे जवाब नहीं दे रही, मैं यहाँ पे बैठे हुए कांग्रेस के सपोर्टर को जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट इतनी कम है। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, तब कितने इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स पे लेकर, ऑपोजिशन लीडर्स, और एक संदीप भट्टाचार्य जी भी जो टीएमसी के नेता, उनके ऊपर भी रेड हुई थी। 0 कन्विक्शन थी इनके 10 साल में, 0 कन्विक्शन। इन्होंने 26 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के घर पे रेड डलवाई, 0 कन्विक्शन। तो यहाँ पे मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पब्लिक के कुछ और सवाल है आपके लिए हैं, मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। सलमान हैदर मुर्शिदाबाद से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल बीजेपी से है, 2022 से पहले का मामला है, तो फिर चुनावी साल में ही ईडी को छापेमारी क्यों याद आई? इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है। रघुवर सिंह का पटना बिहार से सवाल है, क्या वजह है कि जब भी संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती है तो फिर मोदी विरोधी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं? ये सवाल है पब्लिक का, जवाब दीजिए पुरोहित जी। देखिए, जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने जब एक कानून बनाया था, काला कानून, तब झांसी की रानी पर अटैक हुआ था। उस समय की कथावत आज भी बोलते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इतिहास वीरों का लिखा जाता है, और जब इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे ना आने वाले समय में, तो ममता बनर्जी को एक शेरनी, एक वीर योद्धा की तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। आप बीच में मत बोलिए, कायर कौन है ये? आनंद रंगनाथन जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात चलिए, आप 15 मिनट से नहीं, मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूं, मेरे पास समय कम है, आप अपनी बात खत्म करें आनंद रंगनाथन, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। पुरोहित जी। जी, देखिए,
बंगाल का जो बंगाल स्टैंड फॉर मुझे समय दे रही है ना, बंगाल स्टैंड फॉर M4 के अंदर में M4 ममता, M4 मां, M4 माटी, M4 मानुस। और बीजेपी जो है, बीजेपी इलेक्शन कमिश्नर के साथ खड़ी है, जो वोटरों को परेशान कर रही है, लाइन में खड़ा कर रही है, और ईडी जो ओपोनेंट लीडर्स को परेशान कर रही है। तो ये E2 के साथ खेल रही है, हम M4 के साथ खेल रहे हैं। तो रिजल्ट तो सबके सामने है। कल जो खेला हुआ 1 टीएमसी 0 बीजेपी, खत्म बात। ओके, ये आपके लिए खेला है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। आपको लगता है ये आपका खेला है? आनंद रंगनाथन जवाब दीजिए। संविधान को नहीं मानते हैं। देखिए पुरोहित जी कि मैं राजनीति का लड़ाई लड़ी जाती है। नहीं पुरोहित जी, अब मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दे चुकी हूं। अब 10 सेकंड तो आनंद जी को बोलने का समय दूंगी ना। लोकतंत्र बाकी देश में है कि नहीं, मेरे शो पर जरूर है। आनंद जी। नाविका, इससे ज्यादा टाइम तो मेरी बीवी देती है मुझे बोलने के लिए। सुन लीजिए प्लीज, पुरोहित जी सुन लीजिए। देखिए, आप बुरा ना माने, लेकिन आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। आप झांसी की रानी नहीं कहना चाह रहे थे, आप झांसा की रानी कहना चाह रहे थे। अब सुनिए मेरी बात। देखिए नाविका जी, मैं 2 चीजें में एकदम सहमत हूं। इनसे ज्यादा मैं 10 साल सुन ली पुरोहित जी, बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने आपको सुना। अरे आप बोलिए आनंद रंगनाथन, आप बोलिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। अरे नाविका जी देखिए, मतलब 10 सेकंड भी नहीं बोल पा रहा हूँ। स्विस अकाउंट में कितनों के काले चिट्ठे आए बता दीजिए। मेरा समय खत्म हो गया। और लोकतंत्र का क्या हो रहा है, संविधान का क्या हो रहा है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन हमने एक सर्वे किया, ईडी की कार्रवाई में बाधा के बाद क्या मामले को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हो रही है। 18,000 लोगों ने जवाब दिया। 84% लोग कहते हैं ममता सच छिपा रही हैं, बीजेपी विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है। ये 14% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 2%। 84% लोग, और मैं हमेशा कहती हूं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन पर हर नेता का ध्यान रहना चाहिए। परसेप्शन में जनता को लग रहा है कि ममता जी कुछ छुपा रही हैं। अगर सब कुछ बीजेपी ही गलत कर रही है तो छुपाने की जरूरत क्या? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.